हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के चैप्टर 5 पृष्ठीय रसायन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये जो चैप्टर है आपके आरबीसी बोर्ड में 4 अंक का होता है, यानी इस चैप्टर में से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें से आने वाले जो प्रश्न हैं वो या तो 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं और कभी कभी 2 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके आरबीसी बोर्ड में 4 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। तो पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री नाम से स्पष्ट है, पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रियाएं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ या सतह पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। तो इसमें क्या करेंगे? केवल पृष्ठ या ऊपरी सतह पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, पृष्ठीय रसायन जो है इसको समझने के लिए हम अलग अलग बिंदु लेते हैं कि पृष्ठ पर कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं। तो उनको समझने के लिए हम अलग अलग बिंदु लेते हैं। देखो, तो सबसे पहला आपका आता है इसके अंदर, क्या टॉपिक है? अधिशोषण यानी एड्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण क्या है? तो अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है जिसमें केवल अधिशोष्य पदार्थ कहाँ जुड़ते हैं? सतह पर जुड़ते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं, केवल सतह पर जुड़ते हैं। तो देखो, अधिशोषण को समझने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। तो इस चित्र की सहायता से हम अधिशोषण को बताते हैं। देखो, तो हम क्या करते हैं, एक अधिशोष्य लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अधिशोष्य, है ना, जिस पर कोई पदार्थ आकर के जुड़ेगा या शांत होगा या अधिशोष्य होगा। तो इससे अपन सबसे पहले अपन ने क्या लिया? एक पदार्थ लिया। इस पदार्थ पर क्या होता है? कोई अन्य पदार्थ आकर के क्या होता है? जुड़ते हैं। तो जैसे ये पदार्थ पर कोई पदार्थ आकर के अन्य यहाँ पर जुड़ गए, इसकी केवल कहाँ जुड़ रहे हैं? सरफेस पर, यानी इसकी पृष्ठ पर जुड़ते हैं, इसलिए ये पृष्ठीय रसायन है। अब देखो, ध्यान दो, तो हमने क्या देखा कि ये जो पदार्थ है इस पदार्थ पर कोई अन्य स्पीसीज या अन्य पदार्थ आकर के जुड़ रहा है, तो यही परिघटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। अब देखो, तो इन्हें हम नामांकित करते हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला आपके ये जो ब्लैक कलर का जो पदार्थ है जिस पर कोई पदार्थ आकर के जुड़ता है या शांत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषक। क्या कहते हैं उसे? अधिशोषक, पहला। दूसरा, जो पदार्थ आकर के जुड़ रहा है वो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपके अधिशोष्य, जो जुड़ने वाला है। तो उसे अपन क्या कहेंगे? अधिशोष्य। अब देखो, अब जिस स्थान पर जो पदार्थ आकर के जुड़ता है वह जो सतह है, जैसे ये पदार्थ है ब्लैक वाला पदार्थ, उसके ऊपर लाल कलर का जो पदार्थ आकर के जुड़ा है, जो स्पीसीज आकर जुड़ी है, वह जिस स्थान पर जुड़ी है उस स्थान को अपन कहते हैं सक्रिय स्थल। क्या कहते हैं उसे? सक्रिय स्थल या एक्टिव साइड। क्या कहेंगे? सक्रिय स्थल। स्थल। तो देखो, आपने क्या क्या 3 वर्ड देखे कि एक तो पदार्थ है जिस पर कोई अन्य पदार्थ आकर के जुड़ रहा है, तो जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? वो तो है अधिशोषक। क्या है? अधिशोषक। और जो पदार्थ आकर के जुड़ रहा है या शांत हो रहा है वो क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। और सक्रिय स्थल किसे कहते हैं? एक्टिव साइड किसे कहते हैं? जिस स्थल पर यह अधिशोष्य आकर के जुड़ रहा है, यानी ये जो सभी स्थल है आपके, ये सभी स्थल क्या कहलाएंगे? जहां आकर के जुड़ता है, क्या कहलाते हैं वो स्थल? आपके एक्टिव साइड या सक्रिय स्थल कहलाते हैं। अब इनकी परिभाषा लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा किसकी है? अधिशोष्य की। तो अधिशोष्य किसे कहेंगे? वह पदार्थ जो अधिशोषक पर अधिशोषित होते हैं या शांत होते हैं
क्या कहलाते हैं? अधिशोष्य कहलाते हैं। तो वह पदार्थ लिख सकते हैं, वह स्पीसीज लिख सकते हैं जो आपके क्या हो सकता है? गैस या द्रव, ठोस, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अधिशोष्य की परिभाषा। तो अधिशोष्य की परिभाषा क्या होगी? क्या लिखेंगे? यह पदार्थ अधिशोषक पर अधिशोषित होते हैं या जुड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह पदार्थ अधिशोषक पर क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। अधिशोषित होते हैं। ठीक है। दूसरा, अधिशोषक यानी इन पदार्थों पर अधिशोष्य आकर के जुड़ते हैं या अधिशोषित होते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन पदार्थों पर अधिशोष्य जुड़ता है। अधिशोष्य शांतित होता है या जुड़ता है या अधिशोषित होता है, सबका अर्थ क्या एक ही है। ठीक है। तीसरा, सक्रिय स्थल। क्या कहेंगे? वह स्थान जहां पर अधिशोषक पर जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? सक्रिय स्थल कहलाते हैं, यानी एक्टिव साइट। अब इनकी विशेषता क्या है? ये जो एक्टिव साइट होते हैं ये मुक्त संयोजकता युक्त होते हैं, यानी इनके अंदर मुक्त संयोजकता होती है, इसलिए कोई अन्य आयन आकर के इससे जुड़ सकता है। तो क्या लिखेंगे? इन स्थानों पर अधिशोष्य अधिशोषक पर जुड़ता है। तो क्या लिखेंगे? इन स्थानों पर अधिशोष्य अधिशोषक पर जुड़ता है। पर जुड़ता है, अटैच होता है। और ये कैसे होते हैं? मुक्त संयोजकता युक्त होते हैं, यानी इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? जैसे क्रियात्मक समूह है OH- हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, या कोई भी आयन है, सल्फेट आयन है, फास्फेट आयन है, ऐसे मुक्त संयोजकता युक्त इसके अंदर आयन पाए जाते हैं, यानी ये मुक्त संयोजकता युक्त होते हैं। कैसे होते हैं ये? मुक्त संयोजकताओं युक्त। तो देखो ये आपने क्या देखा कि जो अधिशोषण है, अधिशोषण में एक तो क्या लिया हमने? अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या है? कि जो आकर के इसके ऊपर जुड़ता है, और एक होता है अधिशोषक जिस पदार्थ पर जुड़ता है, और सक्रिय स्थल यानी अधिशोषक की वह स्थल जहां पर अधिशोष्य आकर के जुड़ता क्या कहलाता है? सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। अब देखो इसका उदाहरण बताओ कोई कि सर अधिशोषण का कोई उदाहरण बताओ। जैसे हम क्या करते हैं, अगर मान लो अपन एक चौक ले, व्हाइट कलर की चौक ली मैंने और आसमानी स्याही के अंदर उसको डुबा दी और हाथों हाथ वापस निकाल लिया, तो क्या होगा कि जो आपके चौक है बाहर से कैसी हो जाएगी? ब्लू कलर की, यानी व्हाइट कलर की चौक ली, उसको आसमानी स्याही के अंदर डुबाया और निकाल लिया, तो चौक क्या होगी? बाहर से कैसी हो जाएगी? नीली। और जब इस चौक को तोड़ कर देखेंगे तो अंदर कैसी रहेगी? सफेद।
तो क्या हुआ, शाई के जो कण है, शाई के, नीली शाई के जो कण है वो क्या हुए, अधिशोषित हुए, केवल चौक के बाहरी सतह पर आकर जुड़े, जबकि अंदर चौक कैसी है, व्हाइट है। तो यह अधिशोषण का एक उदाहरण हो गया आपके, चौक के बाहरी सतह पर शाई का लगना। या फिर चारकोल जो होता है, एक्टिव चारकोल यानी कार्बन का अपरूप जो है एक तरह का, उस पर गैसें क्या होती है, अधिशोषित होती है। या प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होती है। तो सब वह इसका क्या है, उदाहरण है। तो चारकोल पर गैसों का अधिशोषित होना, ठीक है। या रेसों पर जो रेसे जो होते हैं उनको भी हम अलग अलग रंजकों के अंदर डालते हैं, अलग अलग रंग, जैसे गुलाबी रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, तो ऊपर रंजक अधिशोषित होते हैं पहले। तो क्या हो गया, उदाहरण क्या बता सकते हैं इसका, एक उदाहरण चारकोल पर गैसों का अधिशोषण होना। या इस अधिशोषण का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, जैसे कहीं नमी या आर्द्रता ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक्टिव क्या करते हैं, हम सिलिका जेल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करती है, नमी या आर्द्रता को अवशोषित कर लेती है, तो वहाँ की जो नमी है वो हट जाती है। तो सिलिका जेल द्वारा नमी का अवशोषण करना, ये सब किसका उदाहरण है, अधिशोषण के। तो अगर मान लो कोई भूल है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो अधिशोषण के उदाहरण क्या हो गए, इसके उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण इसका बताओ, चारकोल पर गैसों का अधिशोषण क्या हो गया, चारकोल पर गैसों का अधिशोषण। गैस जो होती है कोई भी हो सकती है, H2O2, कोई भी गैस, गैसों का अधिशोषण, क्योंकि अपन अधिशोषण ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपके कुछ 3 परिभाषाएं अधिशोषण से जुड़ी हुई। अब और भी कुछ परिभाषाएं उनको हम देखते हैं। तो देखो अगला क्या है, विशोषण। तो अधिशोषण में तो क्या हुआ है, जुड़ता है, जबकि विशोषण में क्या हो जाएगा, वहां से पदार्थ हट जाता है। यानी अधिशोषक से, किससे, इस अधिशोषक से अधिशोषक का हटना क्या कहलाता है, विशोषण। ये कब होगा, विशोषण जब हम क्या करते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, ये अणु गतिशील हो जाएंगे और इसकी सतह से हट जाएंगे। तो वो क्रिया क्या कहलाती है आपके, विशोषण। तो विशोषण को हम क्या लिखेंगे, विशोषण को हम लिखेंगे अधिशोषक का, अधिशोषक की सतह से हटना क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से हटना, की सतह से हटना क्या कहलाता है, विशोषण। कारण क्या हो सकता है इसका, इसका रीजन हो सकता है गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने पर। इसका रीजन क्या हो गया आपके, इसका अपन रीजन लिख सकते हैं तापमान बढ़ाने पर, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि, इसका रीजन हो गया। अब क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट है आपके धनात्मक व ऋणात्मक अधिशोषण। ये क्या है, तो धनात्मक है ना, पॉजिटिव। तो वही बात है कि यदि अगर अधिशोषण की मात्रा अधिक है तो उसे अपन क्या कहेंगे, धनात्मक अधिशोषण। और यदि अधिशोषण की मात्रा कम है तो क्या कहेंगे उसे, ऋणात्मक अधिशोषण। अब देखो ये धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, तो क्या होगा, अगर मान लो जो अधिशोषक है यानी जिस पर कोई पदार्थ जुड़ रहा है उसकी सतह खुरदरी हो, उसकी सतह कैसी हो, खुरदरी हो, तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई आने वाला अधिशोष्य आकर के आसानी से जुड़ जाएगा।
या अधिशोषक का अपन क्या करते हैं, चूर्णन करते हैं। क्या करते हैं, चूर्णन। तो चूर्णन करने पर क्या हो जाएगा कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी और उसे अपन क्या कहेंगे, धनात्मक अधिशोषण। तो यदि अधिशोषक की सतह खुरदरी है तो जुड़ने वाला पदार्थ आसानी से जुड़ जाएगा, और यदि अधिशोषक कैसा हो, चिकना हो, अधिशोषक की सतह कैसी हो, चिकनी हो, तो क्या होगा, आने वाला अधिशोष्य आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उस समय ऋणात्मक अधिशोषण। तो यही आपके अधिशोषण का सक्रियण भी कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषक का सक्रिय। तो सक्रियण में क्या हुआ कि अगर मान लो आपने खुरदरा सतह ली, खुरच दी उसको या उसके टुकड़े कर दिए, तो धनात्मक अधिशोषण होने लग जाएगा। और जबकि उसकी अगर सतह कैसी है, चिकनी है, या उसके अंदर अपन जो सक्रिय स्थल है उसको हटा दे, कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अधिशोषण हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, जब अधिशोषण क्या हो, अधिक हो, तो धनात्मक में अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिशोषण कैसा है, अधिक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, धनात्मक। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा आपके, यदि अधिशोषण क्या हो, कम हो, अधिशोषण कम है तो उस अपन कहेंगे नेगेटिव प्रकार का, ऋणात्मक प्रकार। ठीक है। अब है अधिशोषक की मात्रा। ठीक है, इसे अपन किसे दर्शाते हैं, x/m से। तो ये क्या है, देखो, तो अपन ने दो चीजें ली। एक तो लिया आपने अधिशोषण में क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं अधिशोष्य और एक क्या लेते हैं, अधिशोषक। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य आकर जुड़ा, तो उनकी मात्राओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपके अधिशोषण की मात्रा। यानी अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, अधिशोष्य की मात्रा व अधिशोषक की मात्रा का अनुपात ही क्या कहलाता है, अधिशोषण की मात्रा x/m। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो इधर कि ये जो x/m है, ये क्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अधिशोष्य, ऊपर क्या लिया अपन ने, अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोष्य की मात्रा बटा क्या है, अधिशोषक की मात्रा। ये क्या कहलाती है, आपके अधिशोषण की मात्रा x/m। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, अधिशोष्य व अधिशोषक की मात्रा का अनुपात ही अधिशोषण की मात्रा x/m कहलाती है। ठीक है, तो ये है आपके अधिशोषण की परिभाषाएं। तो अधिशोषण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके अवशोषण। तो आपने एक शब्द देखा अभी, एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण, वो परिघटना कहाँ थी, केवल सतह पर थी। और अवशोषण का होता है, अंदर तक हो जाता है। यानी मैं क्या करूं, यदि जो चौक है उसको अधिक देर तक ब्लू कलर की स्याही के अंदर रख दूं, तो पूरी चौक कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। वो किसका उदाहरण है, आपके अवशोषण का उदाहरण। अगर अपन ने डिप करके निकाली तो केवल बाहर से सफेद होगी, सफेद चौक जो थी कैसी होगी, नीली होगी। और अगर मान लो अपन क्या करें, काफी देर तक उस चौक को अंदर रख दें, तो अंदर तक स्याही के कण चले जाएंगे, तो उस समय कौन सी क्रिया होगी, अवशोषण। तो क्या हो सकती है इसकी परिभाषा, कि यह एक आंतरिक परिघटना है जिसमें पदार्थ या कोई स्पीशीज अंदर या स्थूल तक क्या हो जाती है, सांद्रित हो जाती है, यानी अंदर तक उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। या इसको कह सकते हैं, जब अधिशोष्य के कण अंदर तक सांद्रित हो जाए या जुड़ जाए, तो उससे अपन क्या कहते हैं, अवशोषण। तो अवशोषण का अपन अगर डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, देखो कि वही अगर मान लो अपन ने पहले क्या लिया, एक अधिशोषक लिया, और इस अधिशोषक पर क्या हो गया कि इस अधिशोषक में जो आपने अधिशोष्य डाले वो सतह की तुलना में कहाँ चले गए, अंदर भी चले गए।
कहाँ चले गए? अंदर तक। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? आपके अवशोषण। तो अब ये अंदर जो होता है इसको हम एक शब्द देते हैं बल्क। तो एक बल्कि फिनोमिना है। तो ये अंदर या स्थूल तक, ये कौन सी जगह है? स्थूल या बल्क। तो अंदर या स्थूल या बल्क तक पदार्थ क्या हो जाता है? सांद्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये होगी कौन सी क्रिया? आपके अवशोषण। जैसे कैल्शियम क्लोराइड जो है वो जल का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, अंदर तक चला जाता है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे CaCl2 द्वारा H2O का अवशोषण। ठीक है, अब अगला एक टर्म आ रहा है आपके शोषण। तो शोषण क्या है? तो क्या कहेंगे? जब अधिशोषण व अवशोषण दोनों क्रियाएं साथ में हो तो उस अपन क्या कहेंगे? शोषण। अब देखो ध्यान से, तो मैंने क्या क्या बताया अभी आपको? कैसे चौक थी, चौक को नीले कलर की स्याही के अंदर डुबोया और हाथों हाथ निकाल लिया, तब तक कौन सी घटना हुई थी? अधिशोषण, कि आसमानी रंग केवल चौक के बाहर आया था। और यदि अपन चौक को क्या करें? अधिक देर तक स्याही के अंदर डाल दें तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अवशोषण, कि नीले कलर का जो रंजक है वो अंदर तक चला जाएगा। इसी बात देखो, जो रेशे होते हैं उन रेशों को अपन किसी रंजक के अंदर डाल लें तो पहले तो रेशों के ऊपरी सतह पर केवल रंजक आएंगे, तो उस अपन कहेंगे अधिशोषण। और अगर मान लो रेशों को अधिक देर तक रंजक के अंदर रख दें तो क्या होगा? कि रंजक अंदर तक पहुंच जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? अवशोषण की क्रिया हो जाएगी। तो क्या हो गया? शोषण के अंदर जब अवशोषण व अधिशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? शोषण। तो क्या लिखेंगे परिभाषा इसकी? जब अधिशोषण व अवशोषण दोनों क्रियाएं साथ में हो, दोनों क्रियाएं साथ में हो तो उसे शोषण कहते हैं। यहां शोषण का मतलब अत्याचार नहीं, ध्यान रखना, तो उसे शोषण कहते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ परिभाषाएं आपके अधिशोषण, अवशोषण और शोषण की। अब मेन अंतर क्या है फिर? कि भाई अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है? तो अधिशोषण कैसी घटना है? अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है, जबकि अवशोषण एक कैसी परिघटना है? स्थूल या आंतरिक परिघटना है। अधिशोषण में पदार्थ केवल कहाँ सांद्रित होता है? बाहर की तरफ सतह पर सांद्रित होता है, यानी इसमें पदार्थ केवल सतह पर सांद्रित होता है, जबकि अवशोषण में पदार्थ अंदर तक सांद्रित होता है। ठीक है, तो देखो क्या मुख्य अंतर हो गया? तो परीक्षा में पूछ लेते हैं कि इनमें कोई दो अंतर बताइए। तो अधिशोषण क्या लिखेंगे? यह एक बाहरी या सतही परिघटना है। और इसमें क्या जाएगा? अवशोषण कैसी परिघटना है? यह एक आंतरिक परिघटना है। यह एक आंतरिक परिघटना है।
और अधिशोषण में क्या बताया कि इसमें पदार्थ केवल सतह पर सांद्रित होते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसमें पदार्थ सतह पर सांद्रित होते हैं। सांद्रित होते हैं। और इसमें क्या होंगे, इसमें पदार्थ अंदर तक सांद्रित होते हैं, यानी स्थूल तक सांद्रित होते हैं। इसमें पदार्थ अंदर तक या स्थूल तक सांद्रित होते हैं। तो ये हुआ आपके किसमें अंतर, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। तो अधिशोषण जो है उसकी ऊष्मागतिकी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी का सूत्र जो गिब्स ऊर्जा सूत्र होता है उसको लेते हैं। तो गिब्स ऊर्जा समीकरण क्या सूत्र है आपके, जिसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं। क्या होगा, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखो ध्यान से, तो ऊष्मागतिकी लेना है तो ऊष्मागतिकी का समीकरण अपन ने उपयोग में लिया, और डेल जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसका रिजल्ट आपको क्या आना चाहिए कि सर डेल जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। डेल जी का मान जब ऋणात्मक होता है तो प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः। तो देखो ध्यान से, तो ऊष्मागतिकी में आपने क्या देखा कि ऊष्मागतिकी के अंदर जो डेल जी होता है उसकी 3 वैल्यू होती है। एक तो होती है डेल जी पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, प्रक्रम असवतः यानी प्रक्रम नहीं होगा, करना पड़ेगा बाह्य बल लगा करके। और डेल जी जब 0 हो तो साम्य अवस्था, और डेल जी जब नेगेटिव हो तो प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः होगा। तो हमारा यही कार्य होगा कि यहाँ पर डेल जी का मान कैसा है, नेगेटिव है। अब देखो अधिशोषण के अंदर ऊष्मागतिकी लगानी है। तो अधिशोषण में आपने क्या देखा कि अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोषक जो होता है उस पर अधिशोष्य आकर के जुड़ता है। तो जब टक्कर होगी तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और ऊष्मा का जब उत्सर्जन होता है तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या कहेंगे कि अधिशोषण में जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर आकर के जुड़ता है तो दोनों के बीच टक्कर होती है, टक्कर होने से ऊष्मा का उत्सर्जन या त्याग होता है। तो यह एक क्रिया ऊष्माक्षेपीय है। इसके लिए डेल एच का मान कैसा होगा, डेल एच का मान ऋणात्मक होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, डेल एच कैसा होगा आपके, नेगेटिव, ऊष्मा का त्याग हो रहा। दूसरा टर्म्स क्या है, देखो डेल एस, ये क्या है, एंट्रोपी। क्या है, डेल एस क्या होती है, डेल एस जो होती है एंट्रोपी, जिसे अपन कहते हैं अव्यवस्था। क्या कहते हैं इसे, अव्यवस्था। अब देखो ध्यान दो, तो क्या हुआ कि जब अधिशोषक पर जुड़ा, यानी उसकी स्थिति कैसी होगी, निश्चित होगी, यानी अव्यवस्था में कमी होगी। अव्यवस्थित से क्या होगा, वो व्यवस्थित हो चुका है, यानी डेल एस का मान क्या होगा, घटेगा, यानी डेल एस का मान भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी देखो डेल एस में कमी यानी अव्यवस्था में कमी, डेल एस भी कैसा आएगा आपके, नेगेटिव। दोनों क्या आ गए, नेगेटिव। अब इसके मान रखो दोनों के अंदर, तो क्या हो जाएगा। और इसमें एक टर्म लगता है कि डेल एच की वैल्यू हमेशा टी डेल एस से अधिक होगी। और एक तो क्या हो जाएगा, देखो कि डेल एच जो होता है सदैव किससे बड़ा होता है, कौन सा पद, टी डेल एस पद से। अब इसकी वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगी,
इसलिए डेल जी बोलो, ये कैसा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन गया, प्लस, तो आपके डेल जी कैसी आएगी, नेगेटिव। और डेल जी जब नेगेटिव आती है तो प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः होगा, प्रक्रम स्वतः। तो ये हुआ आपके अधिशोषण की उष्मा गति की, जिसमें हमने देखा कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अतः अधिशोषण प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः होगा। वो बता दिया प्रारंभ में कि डेल जी की 3 वैल्यू लेते हैं, प्लस अगर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो अस्वतः, और 0 आ जाए तो साम्य अवस्था होती। तो कारण क्या रहा, सबसे पहले कि जब अधिशोष्य अधिशोषक पर जुड़ा, उष्मा का त्याग हुआ, तो डेल एच का मान कैसा आ गया, नेगेटिव, क्योंकि उष्मा से भी क्रिया है। डेल एस भी नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अव्यवस्था में कमी हुई, यानी वो जो अधिशोष्य विलयन के अंदर घूम रहा था, या गैस के अणु इधर उधर फैले हुए थे, अधिशोषक पर आकर क्या हो गए, जुड़ गए, यानी व्यवस्थित हो गए, तो उसकी अव्यवस्था में कमी आई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस का। और डेल एस की वैल्यू ज्यादा है, डेल एच की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ये पद कैसा आएगा, नेगेटिव। इसलिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आने से प्रक्रम स्वतः हो जाएगा। अगला टर्म में आपके अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो देखो, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इनमें प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। तो यदि केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अधिशोषण। इसे रसोषण भी कहते हैं या कीमो एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और भौतिक अधिशोषण जो है, इसमें दुर्बल आकर्षण बल होता है, यानी एक दुर्बल आकर्षण बल होने से वापस वो हट भी सकता है, जबकि ये विशिष्ट प्रकृति की होती है। एक फिक्स बंध बनेगा, एकल बंध बनेगा, द्विबंध बनेगा, निश्चित बंध का निर्माण होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, कि जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर किससे जुड़ जाए, दुर्बल वांडरवाल बंध से जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए, इसमें क्या पाया जाता है, दुर्बल वांडरवाल बल, ठीक है। और इसमें कैसा बंध होगा, प्रबल रासायनिक बंध। ठीक है, तो ये है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। अब दोनों में हम क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। दोनों में अंतर क्या, देखो तो एक तरफ तो है भौतिक अधिशोषण और एक तरफ है रासायनिक अधिशोषण। तो देखो क्या डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, एक तरफ लेते हैं अपन भौतिक अधिशोषण, जबकि दूसरी तरफ कौन सा लेंगे, रासायनिक अधिशोषण। अब देखो, तो अभी पहले परिभाषा से क्या बताया, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, जबकि इसमें प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। तो पहला अंतर क्या हो गया, इनमें दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है।
और इसमें इनमें प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो होते हैं इनकी प्रकृति कैसे होगी आपके, ये जो है विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, जबकि वो विशिष्ट प्रकृति के होंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रकृति विशिष्ट नहीं। और ये कैसे होंगे, विशिष्ट प्रकृति के। ये कैसे होंगे, भौतिक प्रक्रम कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। कैसे होते हैं ये, उत्क्रमणीय। और ये कैसे होंगे, अनुत्क्रमणीय। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुपर्ती होता है। कैसा होता है, क्योंकि आगे से आगे जुड़ते रहते हैं, कोई फिक्स एक बंध तो है नहीं, तो ये होगा आपके बहुपर्ती। ये कैसा होता है, बहुपर्ती। और ये कैसे होंगे आपके, एकल पर्ती। नेक्स्ट, जो भौतिक अधिशोषण जो होता है, इसमें आपके एंथैल्पी का मान अधिक होता है, यानी अधिशोषण एंथैल्पी का मान उच्च। एंथैल्पी क्या होती है, इसमें निम्न होगी, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। और जबकि इसमें कितना होगा, ये इसके अंदर आपके अधिशोषण एंथैल्पी का मान उच्च होगा। जो था आपके 80 से लेकर के 240 किलो जूल प्रति मोल। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, किलो जूल प्रति मोल। तो ये डिफरेंस हो गया आपके भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में। इनमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होता है, इनमें प्रबल रासायनिक बंध होता है, प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, इसमें स्पेशल बंध बनता है, एकल बंध, द्विबंध। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये बहुपर्तीय होते हैं, ये एकल पर्तीय होते हैं। इनमें अधिशोषण एंथैल्पी का मान निम्न होता है क्योंकि दुर्बल बंध है, जबकि इनमें बंधों का निर्माण होता है, इसलिए इनकी एंथैल्पी का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले अधिशोषण, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, फिर अवशोषण, शोषण और अधिशोषण के प्रकार। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।